नमस्कार दोस्तों, आप सभी का देव क्लासेस बुंदे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों नमस्कार साथियों, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार। बेटा देखते हैं, शुरुआत करते हैं अपन अपनी क्लास का, आगे चलते हैं। अपने टॉपिक चल रहा था प्राचीन भारत में गुप्त काल, और गुप्त काल के अंतर्गत भी दोस्तों हमने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक स्थितियों के बारे में अध्ययन कर लिया था। और अपना जो टॉपिक चल रहा है वो है बेटा आपका कला और संस्कृति। कला और संस्कृति में भी दोस्तों अलग अलग पार्ट है आपके, जिनके बारे में अपन 3 या 4 पार्टों का अध्ययन कर चुके हैं। जैसे अपन बात करते हैं कि कला संस्कृति के अंतर्गत दोस्तों अपन ने सबसे पहले साहित्य के बारे में अध्ययन किया कि आपके गुप्त काल के अंतर्गत भारतीय इतिहास में कौन कौन से ग्रंथों का लेखन हुआ या कौन कौन से ग्रंथों की रचना हुई। इस इतने बड़े शासन काल के दौरान भारतीय इतिहास के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथों की रचना हुई, ये दोस्तों अपन देख चुके थे। उसके बाद में हमने देखा कि गुप्त काल के अंतर्गत भारतीय गणित के क्षेत्र में कौन कौन से विकास हमें देखने को मिला, ये भी दोस्तों हमें अध्ययन कर चुके थे। आज अपन चर्चा करते हैं कि गुप्त काल के अंतर्गत आपकी कौन सी तकनीकी का विकास हुआ, कौन से आयुर्वेद के क्षेत्र में विकास हुआ। उसके बाद में अपन देखेंगे कला कि गुप्त काल के अंतर्गत कौन कौन सी कलाओं का विकास हुआ, और जो आज आपके सामने है कौन कौन से मंदिर है, कौन कौन से गुहालेख है, कौन कौन सी गुफाएं हैं, इन सब चीजों के बारे में अध्ययन करें। नमस्कार साथियों, सभी को नमस्कार, राधे राधे, सभी का स्वागत है। देखिए शुरुआत करते हैं बेटा। देखिए गुप्त काल में आपकी कला और संस्कृति, गुप्त काल में दोस्तों आपकी कला और संस्कृति चल रही है। इसमें भी दोस्तों आज अपन देखते हैं आयुर्वेद। कौन सा टॉपिक बेटा? आयुर्वेद। देखिए प्राचीन काल में भारतीय इतिहास में दोस्तों आयुर्वेद का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। अपन कह सकते हैं कि प्राचीन काल में यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान था। अपन देखते हैं कि इस काल में इस क्षेत्र के अंतर्गत किस का विकास हुआ, आयुर्वेद का कैसा विकास हुआ, उसके बारे में अपन देखते हैं। देखिए बेटा कि आयुर्वेद के अंतर्गत इस समय या इस काल में नागार्जुन और धन्वंतरी, नागार्जुन और धन्वंतरी इस समय दोस्तों या इस काल में प्रसिद्ध आयुर्वेद के विद्वान थे। धन्वंतरी प्रसिद्ध आयुर्वेद के विद्वान थे। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपके नागार्जुन या धन्वंतरी किस काल से संबंधित थे और किस क्षेत्र से संबंधित थे। क्षेत्र दोस्तों इनका आयुर्वेद हो गया और समय हो गया बेटा गुप्त काल। देखिए बेटा कि इस काल में पाल काव्य के द्वारा इस समय या इस काल में पाल काव्य के द्वारा गज चिकित्सा, ध्यान देना बेटा, गज चिकित्सा नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। किस काल में? आपके गुप्त काल के अंतर्गत आयुर्वेद क्षेत्र के अंतर्गत पाल काव्य के द्वारा गज चिकित्सा के एक ग्रंथ है और इसकी रचना की गई थी। देखिए अगला आता है आपका बृहस्पति। देखिए दोस्तों बृहस्पति के द्वारा इस काल में
बृहस्पति के द्वारा इस काल में ग्रंथ है एक आपका गजे लक्षणा। कौन सा बेटा? गजे लक्षणा। बृहस्पति के द्वारा आयुर्वेद के क्षेत्र में गुप्त काल के समय गज लक्षणा नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। देखिए बेटा, अपन गुप्त काल की कला और संस्कृति अपन देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत आयुर्वेद देख रहे हैं और इस काल में यानी कि गुप्त काल के समय आयुर्वेद के क्षेत्र में नागार्जुन और धन्वंतरी का बहुत बड़ा नाम था या बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे। देखिए बेटा, इस काल में पाल काप्य नामक विद्वान के द्वारा पशु चिकित्सा के क्षेत्र में गज चिकित्सा नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। कौन से ग्रंथ की बेटा? गज चिकित्सा। उसके बाद में बृहस्पति के द्वारा दोस्तों गज लक्षणा नामक एक ग्रंथ है और इस ग्रंथ की रचना आपके गुप्त काल में बृहस्पति के द्वारा की गई थी। तो यहां तक बेटा कोई समस्या नहीं है। आगे चले, देखिए अपन देखते हैं यहाँ पे गुप्त काल में तकनीकी। तकनीकी के गुप्त काल में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कौन सा परिवर्तन हुआ या कौन सा आविष्कार हमें देखने को मिला? देखिए बेटा, इसके अंतर्गत सबसे पहले अपन बात करते हैं मेहरौली का स्तंभ लेख। मेहरौली का स्तंभ लेख बहुत महत्वपूर्ण बेटा। कई बार आपका यहां से क्वेश्चन आता है और कई बार पूछा भी गया है, तो थोड़ा ध्यान से इसको देखने का प्रयास करना। देखिए कि जो आपका मेहरौली का स्तंभ लेख है बेटा, समय है इसका, समय आपके गुप्त काल कि मेहरौली का जो स्तंभ लेख है दोस्तों, इसकी रचना या इसका आविष्कार गुप्त काल के समय भारतीय इतिहास में हुआ था। आगे देखिए बेटा कि जब इसकी रचना हुई थी तो इस समय शासक कौन था? भारत के अंदर शासक था बेटा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। आगे हैं बेटा कि इस स्तंभ लेख की भाषा कौन सी है? भाषा बेटा इसकी संस्कृत है। कौन सी है भाषा? संस्कृत। और इस मेहरौली स्तंभ लेख की दोस्तों लिपि कौन सी है? देखिए बेटा, लिपि कौन सी है बेटा? ब्राह्मी लिपि। ये दोस्तों कुछ सामान्य जानकारी आपके मेहरौली स्तंभ लेख की थी, जो इस प्रकार है। आगे देखिए दोस्तों कि इसके उपनाम कि इस स्तंभ को और किन किन नामों से इतिहास के अंतर्गत जाना जाता है। देखिए बेटा, सबसे पहले गरुड़ स्तंभ लेख। कौन सा बेटा? गरुड़ स्तंभ लेख कि आपके मेहरौली स्तंभ लेख को दोस्तों गरुड़ स्तंभ लेख से भी इतिहास में जाना जाता है। देखिए आगे दूसरा है मेहरौली का स्तंभ लेख। मेहरौली का स्तंभ लेख। अगला है बेटा विजय स्तंभ। विजय स्तंभ। अगला है बेटा गरुड़ ध्वज स्तंभ। ध्वज स्तंभ। दोस्तों इतने नामों से आपके मेहरौली के स्तंभ लेख को इतिहास के अंतर्गत जाना जाता है। इन नामों से जाना जाता है। देखिए बेटा,
अपन देख रहे हैं गुप्त काल की टेक्नोलॉजी के बारे में। और गुप्त काल के अंतर्गत सबसे पहले दोस्तों आपका मेहरौली का स्तंभ लेख है, इसके बारे में अपन देखते हैं कि इसका समय है आपके गुप्त काल के समय में दोस्तों इस मेहरौली स्तंभ लेख का आविष्कार हुआ या इसकी रचना की गई या दोस्तों इसको बनाया गया। देखिए इस समय जिस समय इसको बनाया गया था इस समय शासक कौन था बेटा? चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के शासन काल के दौरान इस स्तंभ लेख की रचना हुई थी। क्यों? क्योंकि हमें इस स्तंभ लेख में दोस्तों एक शासक का नाम मिलता है और उस शासक का नाम है राजा चंद्र। तो दोस्तों इतिहासकारों ने इस मेहरौली स्तंभ लेख में उसके नाम का वर्णन होने के कारण उसको चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नाम से बैठाते हैं कि गुप्त काल का महान शासक इस लेख का निर्माता हो सकता है, ऐसा मानते हैं। लेकिन फिर भी कई अलग अलग विद्वान अपने अनुसार दोस्तों इस मेहरौली लेख स्तंभ का रचयिता या इसके निर्माता मानते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे मजबूत जो बात सामने आती है वो है कि इस स्तंभ लेख का निर्माता या रचनाकार चंद्रगुप्त द्वितीय था जो गुप्त काल का महान शासक था। देखिए दोस्तों इस लेख में जो भाषा है आपकी वो संस्कृत है। इस लेख में जो लिपि है वो दोस्तों आपकी कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। ध्यान देना कई बार इनके बारे में आपसे पूछ लिया जाता है कि शासक कौन था, भाषा कौन सी थी, समय कौन सा था और लिपि कौन सी। देखिए बेटा इसके जो उपनाम है मेहरौली स्तंभ लेख के कि दोस्तों इसे इतिहास में गरुड़ स्तंभ लेख के नाम से जाना जाता है। गरुड़ का मतलब है दोस्तों कि इसके अंदर और इसकी जो बनावट है वो दोस्तों इसमें गरुड़ ध्वज बना हुआ है और इसके अंदर वर्णन भी गरुड़ का ही हुआ है। इसी कारण इतिहासकारों ने इसे गरुड़ स्तंभ कहा है। मेहरौली का स्तंभ लेख इसलिए कहा है क्योंकि दोस्तों यह वर्तमान में ध्यान देना वर्तमान में दिल्ली के मेहरौली नामक स्थान पर स्थित है। इसी कारण इसको मेहरौली का स्तंभ लेख कहा जाता है। कहाँ स्थित है दोस्तों? वर्तमान में भारत के अंदर दिल्ली के अंदर मेहरौली नामक स्थान पर आपका यह लेख स्थित है। इसी कारण इसको स्तंभ मेहरौली का स्तंभ लेख कहा जाता है। देखिए कि विजय स्तंभ, देखिए दोस्तों इस लेख में हमें उल्लेख प्राप्त होता है कि चंद्र नाम के राजा ने, ध्यान देना कि चंद्र नाम के राजा ने भारतीय भूमि से दोस्तों विदेशी ताकतों को पराजित किया था। उनके विजय के उपलक्ष्य में ही दोस्तों इस स्तंभ का निर्माण करवाया था। इसी कारण इतिहासकारों ने इसे विजय स्तंभ का संज्ञा दी है। अब देखिए दोस्तों विजय कौन कौन सी विदेशी ताकतें थी उनका उल्लेख अपन अभी करेंगे। लेकिन ध्यान देना कि इसे विजय स्तंभ लेख क्यों कहा जाता है कि चंद्र नाम के राजा ने शक, कुषाण जैसी विदेशी शक्तियों को भारतीय भूमि से दोस्तों पराजित किया था। और इस विजय के उपलक्ष्य में चंद्र नाम के राजा ने किसका निर्माण करवाया? आपके मेहरौली स्तंभ लेख का निर्माण करवाया। इसी कारण इसे विजय स्तंभ की संज्ञा दी जाती। आगे देखिए बेटा इसमें गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख भी कहा जाता है। दोस्तों इसमें गरुड़ ध्वज के आकार की आकृति होने के कारण इस स्तंभ लेख को गरुड़ ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। तो बेटा यहाँ तक कोई समस्या आपको ध्यान देना होगा। कई बार क्वेश्चन आपका यहाँ से आ सकता है कि समय कौन सा है? समय है आपका गुप्त काल, शासक इसका निर्माता है चंद्रगुप्त द्वितीय, इसकी भाषा है संस्कृत, इसकी लिपि है ब्राह्मी और इसके उपनाम है दोस्तों
गरुड़ स्तंभ लेख, महरौली का स्तंभ लेख, विजय स्तंभ लेख और गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है। अरे सभी को नमस्कार बेटा, सभी को राधे राधे। स्वागत है आपका देव परिवार की इस ऑनलाइन पाठशाला के अंतर्गत। दोस्तों देखिए लाडलो, इधर देखिए, यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे चले बेटा, देखते हैं। आगे अपन देखते हैं कि यह स्तंभ पहले मथुरा के या मथुरा में विष्णु पहाड़ी पर स्थित था। कहाँ था बेटा ये? दिल्ली से पहले कि महरौली स्तंभ लेख दिल्ली से पहले कहाँ पर स्थित था या कहाँ पर स्थापित था? दोस्तों यह महरौली स्तंभ लेख दिल्ली से पहले मथुरा में विष्णु पहाड़ी के ऊपर स्थित था। कई इतिहासकार दोस्तों इसे मध्य प्रदेश में विदिशा की उदयगिरी पहाड़ियां भी बताते हैं कि यह पहले वहां स्थित था, लेकिन ज्यादा मजबूत पक्ष दोस्तों आपका मथुरा में है। ध्यान देना कि मथुरा में यह स्तंभ लेख अपने शुरुआती समय में स्थित था, लेकिन कई इतिहासकार दोस्तों इसे मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित उदयगिरी पहाड़ी भी मानते हैं। आगे देखिए बेटा, जिसे दिल्ली के संस्थापक कौन है? दिल्ली के संस्थापक, दिल्ली की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन है? संस्थापक अनंगपाल तोमर। कौन है बेटा? अनंगपाल तोमर। तोमर ने 1050 ईस्वी में, ध्यान देना, अनंगपाल तोमर ने 1050 ईस्वी में इसे दिल्ली ले आया। कहाँ ले आया बेटा? दिल्ली। और दिल्ली में महरौली नामक स्थान पर स्थित है। इसके पास में कुतुब मीनार भी स्थित है। ध्यान देना बेटा कि जो आपका महरौली का स्तंभ लेख है वर्तमान में दिल्ली के महरौली नामक स्थान पर स्थित है। देखिए दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहले इस स्थान पर मंदिर था, उस मंदिर को तोड़कर किसका निर्माण करवाया? कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। और कुतुब मीनार के उस प्रांगण में ही दोस्तों आपका महरौली का स्तंभ लेख स्थित है। कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार के प्रांगण के बीच में आपका यह स्तंभ स्थापित है। तो ध्यान देना कि पहले यह कहाँ स्थित था? मथुरा में। और इसे दिल्ली कौन लाया? दिल्ली के संस्थापक अनंगपाल तोमर ने 1050 ईस्वी में इसे मथुरा से दिल्ली लेकर के आए और महरौली में इसको स्थापित करवा दिया। देखिए बेटा, इसका निर्माण
चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक और कुषाण, ध्यान देना कि इसका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक और कुषाण विदेशी जातियों को पराजित करने के उपलक्ष्य में करवाया था। समझ में आ गई बेटा बात कि इसका निर्माण कैसे हुआ? इसका निर्माण ऐसे हुआ। देखिए बेटा, इसकी ऊंचाई यहां देख लीजिए बेटा, इसकी ऊंचाई कितनी है? मरौली स्तंभ लेख की ऊंचाई बेटा 24 फीट है या 7.2 मीटर या 7.2 मीटर। इधर देखिए बेटा, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए कि आपका जो यह है दिल्ली का महरौली स्तंभ लेख है बेटा, पहले ये कहाँ स्थित था? मथुरा में भी दोस्तों विष्णु नामक पहाड़ी पर स्थित था। कहाँ स्थापित था? मथुरा के विष्णु नामक पहाड़ी पर स्थापित था। देखिए बेटा, जिसे दिल्ली के संस्थापक है अनंगपाल तोमर। कौन है बेटा? अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर ने दोस्तों 1050 ईस्वी में इसे कहाँ लेकर आया? दिल्ली लेकर के आया। कहाँ लेकर आया बेटा? दिल्ली लेकर आया। देखिए दोस्तों, यह दिल्ली में महरौली नामक स्थान पर इसको अनंगपाल तोमर ने स्थापित करवाया। कहाँ स्थापित करवाया? दिल्ली के महरौली नामक स्थान पर स्थापित करवाया। दोस्तों, यहाँ प्राचीन काल में एक विष्णु मंदिर था। इतिहासकार बताते हैं कि प्राचीन काल में यहाँ पर क्या था बेटा? विष्णु मंदिर। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के समय कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस विष्णु मंदिर को तोड़ करके वहां पर किसका निर्माण करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया तो दोस्तों यह महरौली का स्तंभ लेख उसे मीनार के प्रांगण के बीच में आ गया। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुतुब मीनार के प्रांगण में कौन सा स्तंभ लेख है? तो आपका महरौली का स्तंभ लेख आता है। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे देखिए बेटा कि इसके पास में कुतुब मीनार है। अब इसका निर्माण कैसे हुआ? कि आपके इस स्तंभ लेख का निर्माण कैसे हुआ बेटा? देखिए, इसका निर्माण ऐसे हुआ कि इसमें लिखा हुआ है आपके इस स्तंभ लेख में कि चंद्र नाम के राजा ने विदेशी शक्तियों को पराजित करने के उपलक्ष्य में इस स्तंभ लेख का निर्माण करवाया। अब वो विदेशी ताकतें या विदेशी शक्तियां कौन सी थी? देखिए बेटा, विदेशी ताकतें हैं शक और कुषाण नामक जातियां। चंद्र नाम के राजा ने कुषाण और शक नामक जातियों को पराजित करने के उपलक्ष्य में महरौली स्तंभ लेख का निर्माण करवाया। यहां तक कोई समस्या नहीं है। देखिए दोस्तों, इसकी हमें इतिहास में ऊंचाई प्राप्त होती है 24 फीट। कितनी है इसकी ऊंचाई बेटा?
24 फीट या 7.2 मीटर इस महरौली स्तंभ लेख की ऊंचाई माने जाती। दोस्तों, हमने तकनीकी के अंदर इसको इसलिए पढ़ा है क्योंकि भारतीय इतिहास में पहला उदाहरण है जो दोस्तों इसमें 98% शुद्ध सोने से लोहे से बना हुआ स्तंभ लेख है। लगभग आज से 1700 साल पहले इसका निर्माण हुआ और 1700 साल बाद भी दोस्तों खुले आसमान में बिना जंग लगे ऐसा खड़ा है जैसे इसका निर्माण आज ही हुआ है। तो देखिए कि प्राचीन काल में गुप्त काल की तकनीकी दोस्तों कितने ताकतवर थे, कितने अच्छे थे कि उस समय शुद्ध लोहे से एक इस स्तंभ का निर्माण किया गया है जो आज भी उसको हजारों वर्षों तक वो बरसात झेलता आ रहा है, लेकिन उसमें दोस्तों आज तक भी जंग नहीं लगा है। तो ऐसा क्या कारण था कि क्यों जंग नहीं लगा? ये दोस्तों आपके गुप्त काल के तकनीकी का प्रमाण है, महान तकनीकी का परिणाम है। तो यहां तक बेटा कोई समस्या नहीं है। आगे चले, देखिए आगे देखते हैं बेटा अपन कला। आपके इसे गुप्त काल के अंतर्गत अपन आगे टॉपिक है आपका कला। देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि इस काल में कला की विविध विधाओं का जैसे कौन कौन सी है कि इस काल में कला की विविध विधाओं का विकास हुआ या निर्माण हुआ। कौन कौन सी वो विधाएं हैं, कौन कौन से वो भाग है जिनका दोस्तों गुप्त काल के अंतर्गत विकास हुआ। देखते हैं बेटा, सबसे पहले आता है वास्तु स्थापत्य चित्रकला, मूर्ति कला, मूर्ति कला और मृदभांड। ध्यान देना बेटा, चित्रकला, मूर्ति कला और मृदभांड आदि कलाओं का विकास हुआ। कलाओं का विकास इसी काल में हुआ। समझ में आ गया बेटा? देखिए बेटा कि इस काल में कला की कई प्रकार की विधाओं का निर्माण हुआ। जैसे अपन बात करते हैं स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला, मृदभांड कला आदि सभी विधाओं का दोस्तों वास्तविक यानी कि वास्तविक जो विकास था वो दोस्तों आपके गुप्त काल में ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि इससे पहले भी दोस्तों आपकी ये कलाएं थे, लेकिन उन कलाओं का विकास इतना नहीं हुआ था जितना आपके से गुप्त काल के अंतर्गत हुआ है। तो ध्यान में रह जाएगा। देखिए कि आपके गुप्त काल के अंतर्गत दोस्तों कई कलाओं का विकास हुआ जिनमें स्थापत्य है, वास्तु है, चित्रकला है, मूर्ति कला है, मृदभांड है। इन सभी कलाओं का वास्तविक विकास किस काल में हुआ? आपके गुप्त काल में हुआ। तो दोस्तों समझ में आ गया यहां तक बेटा? कोई समस्या नहीं है। देखिए बेटा आगे सबसे पहले अपन देखते हैं क्या वास्तुकला। वास्तुकला में बेटा मंदिर,
मंदिर, वो मंदिर देखेंगे बेटा गुप्त काल के अंतर्गत जहां से आपके सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, है ना। देखिए सबसे पहली बार ध्यान देना, भारतीय इतिहास में पहली बार भारतीय इतिहास में मंदिरों का अंतर्गत देख रहे हैं कि पहली बार भारतीय इतिहास में मंदिरों के अवशेष इसी काल से प्राप्त होते हैं, इसी काल से मिलने लगते हैं। देखिए बेटा यहां तक कोई समस्या नहीं है कि अपन कला देख रहे हैं गुप्त काल की, और दोस्तों इस कला के अंतर्गत अपन ने देखा कि इस काल में भारतीय इतिहास के अंतर्गत कई विविध प्रकार की कलाओं का विकास हुआ। वास्तविक विकास किस काल में माना जाता है? आपके गुप्त काल के अंतर्गत। देखिए दोस्तों कौन कौन सी कलाएं हैं, उनमें आपका है वास्तु है, स्थापत्य है, चित्रकला है, मूर्ति कला है और मृद भांडे कला। इन सभी कलाओं का वास्तविक विकास किस काल में हुआ? आपके गुप्त काल के अंतर्गत। और इन कलाओं में दोस्तों सबसे पहले अपन देखते हैं वास्तुकला, और वास्तुकला में भी बेटा मंदिर। ध्यान देना कि भारतीय इतिहास में दोस्तों पहली बार जो मंदिरों के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं, किस काल में प्राप्त होते हैं बेटा? आपके गुप्त काल के अंतर्गत। यानी कि गुप्त काल से पहले मंदिरों के अवशेष हमें प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन दोस्तों पहली बार भारतीय इतिहास में गुप्त काल के अंतर्गत मंदिरों के अवशेष हमें प्राप्त होने लगते हैं। इस काल से पहले इतिहास में मंदिरों के बारे में सोचा जाता था कि हाँ कि ये मंदिर हो सकता है, लेकिन इस काल में ऐसा नहीं हुआ, और इस काल में आपका पूरा मंदिर ही हमें प्राप्त होने लग गया। इसलिए इतिहास में पहली बार गुप्त काल से मंदिरों के अवशेष दोस्तों प्राप्त होने लग जाते हैं। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है। देखिए आगे मंदिरों की विशेषता देख लो दोस्तों। इस काल में विशेषता बेटा पहली विशेषता है कि मंदिर जिस भाग में मूर्ति रखी जाती थी उसे गर्भगृह कहा जाता था। क्या कहा जाता था बेटा? गर्भगृह कहा जाता था। किस काल में? गुप्त काल के अंतर्गत। कि मंदिर के जिस भाग में मूर्ति रखी जाती थी या मूर्ति स्थापित की जाती थी, उस भाग को, उस स्थान को क्या कहा जाता था? गर्भगृह के नाम से दोस्तों जाना जाता था। आगे देखिए बेटा कि गर्भगृह के चारों ओर मार्ग होता था। क्या होता था बेटा? मार्ग।
होता था, जिसे क्या कहा जाता था कि गर्भगृह के चारों ओर मार्ग होता था, और उस मार्ग को क्या कहा जाता था दोस्तों? देखिए, प्रदक्षिणा मार्ग, प्रदक्षिणा मार्ग क्या कहा जाता था बेटा? प्रदक्षिणा मार्ग। कि मंदिर के या गर्भगृह के चारों ओर मार्ग होता था, और उस मार्ग को क्या कहा जाता था? प्रदक्षिणा मार्ग। आगे देखिए बेटा, गुप्त काल के अधिकांश मंदिर गुप्त काल के अधिकांश मंदिर पाषाण से निर्मित है। किससे बेटा? पाषाण से निर्मित है। लेकिन भीतर गांव का मंदिर और शेरपुर का मंदिर ईंटों से बने हुए हैं। ईंटों से बने हुए हैं। किससे बने हैं बेटा? ईंटों से बने। एक बार इधर देखिए बेटा कि अपन गुप्त काल के मंदिरों की विशेषता पर चर्चा कर रहे हैं कि गुप्त काल के मंदिर कैसे होते थे और उनकी क्या क्या विशेषताएं होती थी। देखिए बेटा, इन विशेषताओं में सबसे पहले आता है आपका कि मंदिर के जिस भाग में मूर्ति रखी जाती थी गुप्त काल में, उसे दोस्तों क्या कहा जाता था? गर्भगृह कहा जाता था। क्या कहा जाता था बेटा? गर्भगृह। और दोस्तों, गर्भगृह के चारों ओर मार्ग होता था, और उस मार्ग को प्रदक्षिणा मार्ग कहा जाता था। क्या कहा जाता था बेटा? प्रदक्षिणा मार्ग। गर्भगृह के चारों ओर मार्ग होता था, और उस मार्ग को क्या कहा जाता था? प्रदक्षिणा मार्ग। देखिए बेटा, जैसे मान लो आपका ये मूर्ति का स्थान है, इसे गर्भगृह कहा जाता है, और इसके चारों ओर दोस्तों जो मार्ग है उसे प्रदक्षिणा मार्ग कहा जाता था। समझ में आ गई बात बेटा कि इस स्थान पर जो मूर्ति थी उसे गर्भगृह कहा जाता था, और इस गर्भगृह या मूर्ति के चारों ओर परिक्रमा करने वाले मार्ग को प्रदक्षिणा मार्ग कहा जाता है। किसको कहा जाता है बेटा? कि परिक्रमा जब मंदिर की जाती है तो उसे गुप्त काल में क्या कहा जाता था? उस मार्ग को प्रदक्षिणा मार्ग। देखिए आगे, गुप्त काल के अधिकांश मंदिर दोस्तों पत्थर के बने हुए हैं। किसके बने हैं बेटा? पत्थर के। लेकिन दो मंदिर ऐसे हैं जहां दोस्तों ईंटों का प्रयोग हुआ है। सभी मंदिर पत्थर के बने हैं या पाषाण के बने हैं, लेकिन दो मंदिर आपके दोस्तों किसके बने हैं? ईंटों से बने। कौन कौन से बेटा? देखिए, पहला आता है आपका भीतर गांव का मंदिर। पहला मंदिर है भारत का जिसमें दोस्तों ईंटों का प्रयोग हुआ है, और दूसरा मंदिर है आपका शेरपुर का मंदिर। तो भीतर गांव के मंदिर और शेरपुर गांव के मंदिर, दोनों मंदिरों में दोस्तों ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो यहां तक बेटा कोई समस्या नहीं है। आगे चले, देखिए आगे अपन देखते हैं। सबसे पहले मंदिरों में सांची का मंदिर। सांची का मंदिर देखिए दोस्तों, सांची के मंदिर में यह मंदिर सांची के स्तूप के
सांची के स्तूप के दक्षिण पूर्व के और स्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सांची के स्तूप के किस दिशा में सांची का मंदिर स्थित है? दक्षिण पूर्व दिशा की ओर स्थित है। आगे देखिए बेटा, इस मंदिर संख्या 17 कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इस मंदिर को गुप्त काल में या सांची के अंदर मंदिर संख्या 17 के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि दोस्तों वहां पर जो मंदिरों की संख्या जब इन्होंने की तो दोस्तों इस मंदिर की संख्या करते समय इसका नंबर 17वें स्थान पर आया। इसी कारण इसको मंदिर संख्या 17 भी कहा जाता है। आगे देखिए बेटा, दूसरा आपका तिगवा का विष्णु मंदिर। तिगवा का विष्णु मंदिर देखिए बेटा, अगला मंदिर आता है आपका तिगवा का विष्णु मंदिर। यह है आपके एमपी के जबलपुर के तिगवा नामक स्थान पर स्थित है। नामक स्थान पर स्थित है। ये दोस्तों आपके उसी से बने हैं, पत्थर से बने हैं। और देखिए आपका सांची का मंदिर जो गुप्त काल के अंतर्गत बना था, यह सांची के स्तूप से दोस्तों दक्षिण पूर्व दिशा की ओर स्थित है। इस मंदिर को दोस्तों इतिहासकारों ने मंदिर संख्या 17 भी कहा है। क्या कहा है? मंदिर संख्या 17। किसको दोस्तों? सांची के मंदिर को। देखिए दोस्तों, अगला आता है आपका तिगवा का विष्णु मंदिर। दोस्तों यह आपके मध्य प्रदेश के जबलपुर के तिगवा नामक स्थान पर तिगवा का विष्णु मंदिर स्थित है। तो यहां तक बेटा कोई समस्या नहीं है। तो दोस्तों आगे अपन देखेंगे कल की कक्षा के अंतर्गत और कौन कौन कैसे मंदिर है, कौन कौन से गुहा लेक है, कौन कौन से बौद्ध मंदिर है, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, और सभी को नमस्कार। मिलते हैं कल इसी समय और इसी जोश के साथ दोस्तों। आप सभी का स्वागत है देव परिवार के अंदर। तो नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।